इजाज़त दी। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी की कमाई पर चुनाव आयोग के बड़े खुलासे की। पीएम मोदी के बयान पर भड़की कांग्रेस की। देखेंगे कैसे मनरेगा पर देश में खुला नया मोर्चा। अजीत पवार को बीजेपी ने दिया क्या बड़ा झटका, जानेंगे क्यों उठ रही है अरावली को बचाने की मांग। और बीजेपी वालों को घमंड हो गया, बीजेपी मनमानी कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे नए साल से पहले लोगों की जेब पर लगे बड़े झटके को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर का ऐलान, नई पार्टी बनाकर 294 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। हुमायूं कबीर ने बाबरी की तर्ज पर बंगाल में रखी है मस्जिद की नींव। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा, लेखा अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज, सीबीआई ने शुरू की जांच। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राहुल गांधी के बयान पर पेश की सफाई, कहा संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत। नेता विपक्ष ने कहा था संघ सत्ता को मानता है, सत्य को नहीं। सेक्युलर शब्द से नफरत करती है बीजेपी, संविधान से हटाने के लिए उतावली। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बड़ा आरोप, कहा देश की विविधता को तबाह करना चाहती है पार्टी। तेलंगाना में धर्मों का अपमान या अपशब्द बोलने पर रोकथाम की तैयारी, विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगी कांग्रेस सरकार, सीएम रेवंत रेड्डी ने की घोषणा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद पैसों का खेल नहीं थमा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही चुनावी चंदे का रास्ता बदल गया है, लेकिन पैसों के आने की रफ्तार अब भी वही है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मात्रा में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है और इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिला है। तो किस पार्टी को मिला कितना पैसा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनावी चंदे का मामला एक बार फिर बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। एक लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए उस पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में कोई कमी नहीं आई, बल्कि सबसे ज्यादा चंदा अब भी बीजेपी के ही खाते में गया है। इस खुलासे ने सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। चुनावी ट्रस्टों ने राजनीतिक दलों को दिए चंदे को लेकर चुनाव आयोग को जो डाटा दिया है, उसके मुताबिक 2024-25 में 9 प्रमुख इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कुल 3,811 करोड़ का चंदा दिया है, जिसमें बीजेपी को कुल 3,112 करोड़ रुपए यानी लगभग 82% चंदा मिला है, जबकि कांग्रेस को लगभग 299 करोड़ रुपए यानी करीब 8% चंदा और अन्य क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों को बाकी बचा हुआ 10% यानी लगभग 400 करोड़ रुपए मिला। इसमें प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट बीजेपी के लिए सबसे बड़ा दानदाता बनकर उभरा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 2024-25 में कुल 2,668 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जिसमें से 2,180 करोड़ 7 लाख रुपए यानी करीब 82% बीजेपी को मिले। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस ट्रस्ट को जिंदल स्टील एंड पावर, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती एयरटेल, ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंटो फार्मास्यूटिकल्स जैसी बड़ी कंपनियों से फंड मिला है, जिन पर चुनावी चंदे को लेकर पहले से ही कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल फिर गूंज रहे हैं कि जिस तरह सबसे ज्यादा चंदा सत्ताधारी दल को दिया जा रहा है, उसके बदले बीजेपी उन्हें क्या फायदा पहुंचा रही है। इस डेटा के मुताबिक प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट और हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट समेत 9 ट्रस्टों ने प्रमुख तौर पर राजनीतिक दलों की झोली भरी। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार पहले चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट चंदे का एक बड़ा जरिया बनकर उभरा है। चुनावी चंदा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो पीएम मोदी के एक बयान ने भी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा है कि बंटवारे के वक्त कांग्रेस असम को पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने पोल खोल दी है। पार्टी ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए पीएम मोदी के इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो कैसे अपने ही बयान पर घिर गए पीएम मोदी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी के बयान को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है और ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि कांग्रेस उनके बयानों को गैर जिम्मेदाराना बता रही है। पार्टी ने सख्त चेतावनी दी है कि झूठ बंद होना चाहिए। दरअसल 19 दिसंबर को असम के गुवाहाटी में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर असम को पाकिस्तान को सौंपने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। इस पर कांग्रेस भड़क गई। पार्टी सांसद मणिकम टैगोर ने ट्वीट कर पीएम मोदी के इस बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि ये दावा ऐतिहासिक रूप से गलत है।
तथ्य मायने रखते हैं। टैगोर ने सही तथ्यों पर रोशनी डालते हुए अपने सोशल मीडिया पर बताया कि असम को पाकिस्तान को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं था। सवाल सिर्फ असम के सिलहट जिले का था, जो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका था। जुलाई 1947 में ब्रिटिश शासन के तहत एक जनमत संग्रह हुआ था। उस जनमत संग्रह में सिलहट ने पूर्वी बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए वोट दिया। ये कांग्रेस का फैसला नहीं था, बल्कि आजादी से पहले किया गया एक वोट था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक जटिल दुखद इतिहास को चुनावी नारे में बदलना तथ्यों और स्वतंत्रता सेनानियों और खुद असम का अपमान है। वहीं असम कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भी सवाल किया कि कोई प्रधानमंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है। उन्होंने मोदी सरकार में पूर्वोत्तर के बिगड़ते हालात की तस्वीर पेश करते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में मणिपुर कई सालों से अस्थिर है। वहां स्थानीय समुदायों में तनाव चरम पर है। इन्हीं दिनों में बांग्लादेश के नेता अपने मैप में पूर्वोत्तर को बांग्लादेश का हिस्सा बता रहे हैं। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और हमारे देश में घुसपैठिए लगातार बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी नाकामी पर भी शर्म नहीं आती इस सरकार को। यानी देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मोदी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है तो मनरेगा का नाम बदलने को लेकर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध प्रदर्शन के बावजूद वीबी रामजी 2025 बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद ये बिल अब कानून बन गया है। लेकिन इसे लेकर विपक्ष और सरकार के बीच जारी टकराव थमता नहीं दिख रहा। देश भर में इस कानून को लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। देखिए रिपोर्ट। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद और विपक्ष के भारी विरोध के बीच मोदी सरकार के वीबी रामजी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, जिससे अब ये बिल कानून का रूप ले चुका है। मनरेगा की जगह पर लाए गए वीबी रामजी कानून ने देश की सियासत में उबाल ला दिया है। जहां सरकार इसे विकसित भारत की दिशा का बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। एक दिन पहले सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सरकार के इस कदम को लेकर एक वीडियो जारी कर हमला बोला था और अब इस पर विवाद बढ़ता देख केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि इस कानून को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। When you have the perfect response in your head, but your fingers... मजदूरों को रोजगार की पक्की गारंटी देता है। नए प्रावधानों के तहत अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। साथ ही खेती के समय छोटे किसानों को होने वाली दिक्कतों का भी इसमें समाधान है। ये कानून गरीब और विकास के हक में है, जो विकसित गांवों के जरिए विकसित भारत का संकल्प पूरा करेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये कानून मनरेगा की आत्मा को खत्म करने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि 100 दिन की गारंटी वाली पुरानी स्कीम 12 करोड़ परिवारों के लिए लाइफलाइन थी, जिसने विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को आर्थिक आजादी और सुरक्षा कवच दिया था। नया बिल संघीय ढांचे पर हमला है और इससे लाखों परिवारों की आजीविका संकट में आ जाएगी। अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने घेराबंदी तेज कर दी है। तेलंगाना, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित देश भर के तमाम राज्यों में रामजी बिल लाने और मनरेगा को खत्म करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने 29 दिसंबर को इस मुद्दे पर एक अहम बैठक बुलाई है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए 30 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस घटनाक्रम से साफ है कि आने वाले दिनों में इस कानून को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी इसे ग्रामीण सशक्तिकरण का जरिया बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे गरीबों के हक पर डकैती मान रहा है। जानकार कह रहे हैं कि भले ही राष्ट्रपति ने बिल को मंजूरी दे दी हो, लेकिन विपक्ष का विरोध अगर जारी रहा तो कृषि कानून की तरह मोदी सरकार इस कानून को भी वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब इस कानून को लेकर आगे क्या कुछ होता है, ये देखना होगा। मनरेगा को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तो हंगामा महाराष्ट्र की राजनीति में भी देखा जा रहा है। महायुति गठबंधन बिखरता दिखाई दे रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे डिप्टी सीएम अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एनसीपी चीफ क्या करेंगे, क्या वो चाचा शरद की शरण में जाएंगे? तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने ही सहयोगी और एनसीपी प्रमुख अजित पवार को करारा झटका दे दिया है। बीजेपी ने पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम यानी पीसीएमसी के 13 पूर्व कॉर्पोरेटर समेत 23 नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर लिया, जिनमें से कम 9 नेता अजित पवार गुट की एनसीपी से जुड़े रहे हैं। मुंबई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
बीजेपी ने साफ संकेत दिया कि हाल ही में एनसीपी की तरफ से उसके 3 पूर्व नगर सेवकों को तोड़ने का जवाब अब कई गुना ताकत के साथ दिया गया है। बीजेपी विधायक महेश लांडे ने कहा कि कुछ दिन पहले अजित पवार ने बीजेपी के कुछ पूर्व नगर सेवकों को अपनी पार्टी में शामिल किया था, लेकिन अब बीजेपी ने मजबूती से जवाब दिया है। बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ में दिवाली शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने दावा किया है कि इसमें सीएम फडणवीस का पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन बीजेपी के इस फैसले से एनसीपी खेमे में खलबली मच गई। यह अजित पवार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पिंपरी चिंचवाड़ एनसीपी अध्यक्ष योगेश बहल ने दावा किया कि एनसीपी भी बीजेपी को राजनीतिक जवाब देगी। ऐसे में नए सियासी समीकरणों की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में अब ये सवाल उठने लगा है कि लगातार टूट झेल रहे अजित पवार आगे क्या रणनीति अपनाएंगे। क्या वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए घर वापसी करेंगे, यानी फिर से चाचा शरद पवार के पास जाएंगे? और अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान होगा। अजीत पवार बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है, तो अरावली के मुद्दे पर भी बीजेपी बुरी तरह से गिर गई है। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का विरोध देखा जा रहा है, जिसे लेकर अब जनता और विपक्ष की नाराजगी सामने आ रही है। इस फैसले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं विपक्षी नेता भी इस फैसले के खिलाफ मोदी सरकार को घेर रहे हैं। तो क्यों हो रहा है इसका विरोध, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अरावली पर्वतमाला पर गहरा संकट मंडरा रहा है, जिसके चलते विपक्ष और जनता दोनों ही सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल अरावली माउंटेन रेंज को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने सभी को चिंता में डाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि जमीन से 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ी ही अरावली मानी जाएगी। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अरावली की लगभग 90% पहाड़ियां इस 100 मीटर के बेंचमार्क से कम हैं। अगर 90% पहाड़ियों को अरावली नहीं माना गया तो उन पर से कानूनी सुरक्षा हट जाएगी और वहां धड़ल्ले से खनन यानी माइनिंग का काम शुरू हो सकता है। यही वजह है कि कोर्ट के इस फैसले का विरोध हो रहा है। विपक्ष अरावली के बचाव में सड़कों पर उतर आया है। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मुद्दे को लेकर पैदल मार्च किया। खाचरियावास ने कहा कि हम बीजेपी वालों को अरावली को खत्म नहीं करने देंगे। सुनिए उनका बयान। अरावली को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बीजेपी को ये डिसीजन बदलना पड़ेगा। और बीजेपी वालों को घमंड हो गया, बीजेपी मनमानी कर रही है, इसलिए बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। और ये मामला ज्यादा दिन चलेगा नहीं, बीजेपी आगे आगे होगी, जनता पीछे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर गहरी चिंता जताई है और चिट्ठी लिखकर दिल्ली की जनता से अरावली बचाओ अभियान में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने की बात कही है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए। मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो भाजपा की अवैध खनन को वैध बनाने की साजिश और जमीन की बेइंतहा भूख देश की राजधानी को दुनिया की प्रदूषण राजधानी बना देगी और लोग दिल्ली छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अरावली थार रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की तरफ बढ़ने से रोकती है और पहाड़ियां कटी तो धूल भरी आंधी और गर्मी झुलसा देगी। इन पहाड़ियों के बिना चंबल और साबरमती जैसी नदियों और वाटर लेवल पर बुरा असर पड़ेगा और इसी विनाश को रोकने के लिए जनता और विपक्ष सड़क पर उतर आए हैं। अब देखना होगा कि ये मामला कहां जाकर थमता है। अरावली के बचाव में बीजेपी के खिलाफ जनता और विपक्ष सड़कों पर है, तो मोदी सरकार भी कटघरे में आ गई है। पीएम मोदी पर अडानी प्रेम का आरोप विपक्ष हमेशा से लगाता आया है और अब राजस्थान से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा दी है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। साल 2007 में दिग्गज उद्योगपति अडानी ने राजस्थान की एक सरकारी कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ये राज्य सरकार की बिजली बनाने वाली कंपनी है, जिसका उद्देश्य था कि कंपनी को अपने थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए सीधे कोयला मिले। कंपनी ने अडानी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर बनाया, जिसमें अडानी की 74% हिस्सेदारी थी। खदान का काम भी अडानी को आउटसोर्स कर दिया गया, जिसके मुताबिक कोयला खदान से कोयला निकालना था और उसे नजदीकी रेल लाइन तक पहुंचाना था। साथ ही कोयला खदान से रेलवे स्टेशन तक रेल की पटरी बिछवानी थी, लेकिन अडानी ने ऐसा नहीं किया। इसके उलट ट्रकों में कोयला भरकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया और अडानी ने बाकायदा इसका 1400 करोड़ रुपए का किराया भी वसूला। बाद में अडानी का लालच और बढ़ा और उन्होंने 1400 करोड़ रुपए में जो देरी हुई उसका ब्याज भी मांगा, जिससे नाराज होकर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने कोर्ट की शरण ली। 2020 में मामला जयपुर कमर्शियल कोर्ट पहुंचा। अडानी की कंपनी ने याचिका दाखिल की, लेकिन जज दिनेश गुप्ता ने राजस्थान कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद राज्य की बीजेपी सरकार ने जज को पद से हटा दिया और राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें ब्यावर जिले में ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट किया। राजस्थान के कमर्शियल कोर्ट के जज ने राष्ट्रीय सेठ अडानी के खिलाफ फैसला दे दिया। इस फैसले के बाद उसी दिन बीजेपी सरकार ने जज को पद से हटा दिया, साथ ही बाद में जज का ट्रांसफर भी कर दिया गया। ये है मोडानी गाथा।
जहां नरेंद्र मोदी और अडानी देश को लूट रहे हैं और इस लूट पर सवाल उठाने वालों को सजा मिल रही है। कांग्रेस के इस खुलासे के बाद अब देखना ये होगा कि सरकार क्या सफाई देती हुई नजर आती है। और बुलेटिन के आखिर में बात नए साल से पहले लोगों की जेब पर लगे बड़े झटके की। मोदी सरकार ने एक बार फिर आम आदमी को बड़ा झटका दे दिया है। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ेगा। ये बढ़ोतरी इसी हफ्ते से लागू हो जाएगी, जिससे अब ट्रेनों में आवाजाही महंगी हो जाएगी। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। Is your organization looking to further? से ठीक पहले भारतीय रेलवे ने आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ाने का फैसला किया है। रेलवे के आधिकारिक ऐलान के मुताबिक 26 दिसंबर से रेल टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि लोकल ट्रेन और मासिक सीजन टिकट यानी MST होल्डर्स को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है। रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी को दूरी और श्रेणी के आधार पर तय किया है। जनरल क्लास में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराया पहले जैसा रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा दूरी तय करने वाले यात्रियों को एक्स्ट्रा भुगतान करना जरूरी होगा। जनरल श्रेणी के टिकट की बात करें तो 215 किलोमीटर से अधिक सफर करने वाले को 1 पैसा प्रति किलोमीटर देना होगा। वहीं मेल, एक्सप्रेस और AC श्रेणी के यात्री को हर किलोमीटर पर 2 पैसे ज्यादा देने होंगे। अब इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया कि आज सुबह सरकार द्वारा ये नोट रेलवे बीट के पत्रकारों को बांटा जा रहा है। बजट के कुछ हफ्तों पहले रेलवे का भाड़ा बढ़ाना अपने आप में गलत है। यूं इस तरह से चुपचाप अनाधिकृत रूप से इसे सर्कुलेट करने से तो मोदी सरकार खुद अपनी निम्नता को भी पार कर रही है। विपक्ष की साझा की गई ये जानकारी सरकार के फैसले पर कई सवाल खड़े करती है। वहीं बढ़े किराए की बात करें तो उदाहरण के तौर पर अगर कोई यात्री नॉन AC में 500 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे अब अपनी जेब से 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। रेलवे के मुताबिक इस किराया बढ़ोतरी का अहम मकसद राजस्व में सुधार करना और परिचालन खर्चों को संतुलित करना है। इस कदम से रेलवे को लगभग 600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व का अनुमान है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी साफ है कि आम जनता की जेब पर इसका बोझ पड़ेगा। ऐसी ही बढ़ोतरी बिहार चुनाव से पहले भी की गई थी, यानी लोगों की आमदनी भले ही न बढ़ रही हो, लेकिन सरकार अपना राजस्व बढ़ाने में पीछे नहीं है। सरकार का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब देश पहले ही महंगाई और तमाम आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। आम जनता, खासकर निम्न और मध्यम वर्ग जो रेलवे पर निर्भर हैं, उन पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए